हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर सेकंड इमेजेस के साथ काम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज में मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, इमेज टूल बार का कैसे उपयोग करते हैं, इसके अलावा इमेज का साइज बदलना, इमेज को डिलीट करना और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का यूज करना, ड्राइंग ऑब्जेक्ट की जो सेटिंग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उसको सेट करना। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ग्रुपिंग करना और जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी ग्रुप कैसे किया जाता है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, आप जब साधारण टेक्स्ट होता है तो उसको याद करने में इतना आसान नहीं होता जितना अगर आपको ड्राइंग वगैरह देखते हैं। तो शुद्ध टेक्स्ट दस्तावेज की तुलना में चित्रों वाले दस्तावेज को समझना हमेशा आसान होता है। चित्रों में दृश्य अपील होती है क्योंकि हमारा मस्तिष्क किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी की तुलना में रंगों के प्रति शीघ्रता से प्रतिक्रिया करता है। एक चित्र एक ड्राइंग, चार्ट, फोटो, लोगो, ग्राफ या एक वीडियो फ्रेम हो सकता है। डिजिटल दस्तावेज में एक चित्र एक ग्राफिक या छवि प्रतिनिधि हो सकता है जो एक डिजिटल छवि है। अब तक हमने स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स का उपयोग करने जैसी विभिन्न विशेषताओं के साथ एक टेक्स्ट दस्तावेज बनाया है। इस अध्याय में आप चित्रों के साथ एक दस्तावेज बनाना सीखेंगे। तो होता क्या है कि जो साधारण टेक्स्ट होता है बिल्कुल उसमें पढ़ने में और समझने में भी दोनों ही तरीके से वो आसान नहीं होता है। लेकिन अगर टेक्स्ट के साथ साथ अगर आप इमेज और चित्र के साथ आप कुछ समझते हैं या देखते हैं तो उससे क्या है, माइंड भी उसको आराम से याद करने में भी सक्षम होता है और उसे आसानी से याद भी किया जा सकता है। जो डॉक्यूमेंट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, उसमें हम सीखेंगे इमेज को इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर हमें विभिन्न टूल प्रदान करके इमेज, शेप, चार्ट और डायग्राम पर काम करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर पर संग्रहित छवि फाइल को विभिन्न तरीकों से दस्तावेज में डाला जा सकता है, जैसे कि छवि सम्मिलित करें संवाद का उपयोग करके, यानी जो डायलॉग बॉक्स होता है इमेज इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, उसका यूज करके आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प आपके पास है और कॉपी और पेस्ट का विकल्प भी है। इसके अलावा आप ना इमेज को लिंक भी कर सकते हैं। तो अभी हम इंसर्ट इमेज ऑप्शन का उपयोग करके जो इमेज आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं वो सीखेंगे। एक दस्तावेज जो होता है आपके यानी डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर इमेज को इंसर्ट कैसे किया जाता है। इमेज को इंसर्ट करने के लिए छवि सम्मिलित करने के लिए संवाद बॉक्स का उपयोग यानी इमेज डायलॉग बॉक्स होता है उसका उपयोग करके एक छवि सम्मिलित करने की यह सामान्य प्रक्रिया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में छवि सम्मिलित करने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट खोलना होता है, उसके बाद उस जगह पर आपको कर्सर रखना होता है जहां पर आपको इमेज इंसर्ट करनी है। उसके बाद आप इमेज जो मेन्यू बार में इंसर्ट डायलॉग बॉक्स है वहां से आपको इमेज ऑप्शन मिलता है, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद एक सम्मिलित छवि संवाद बॉक्स यानी इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाता है जो सम्मिलित करने के लिए चित्र फाइल को चुनने की अनुमति देता है। यहाँ से आप ना अपने लोकल कंप्यूटर से जो फाइल होती है वो आप इसमें सिलेक्ट करके और इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल का चयन करें और दस्तावेज में एक छवि सम्मिलित करने के लिए ओपन बटन पर क्लिक करें तो आपको ओपन बटन मिलता है और वहां से आप इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका और यहां से आप इमेज को इंसर्ट करेंगे। देखिए ये प्रैक्टिकल वाला इमेज के साथ काम करना, इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं और यहाँ पर इमेज इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करना है, यहाँ लिंक करके इमेज इंसर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे ना ये आपका इसने क्या बताया था कि आप इमेज ये जो आपका मेन्यू है वहां पर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेन्यू आपके सामने और यहाँ पर इंसर्ट नाम की मेन्यू आपको मिलेगी। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इंसर्ट कहाँ है। देखिए ये वाला जो है ये इंसर्ट है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा और ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आगे एक तरीके से ड्रॉप डाउन आगे इसके अंदर आपका इमेज ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपके जो सिस्टम होता है वहां का ये व्यू आ गया। अब यहां से आप जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है वो उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए मुझे डाउनलोड यूट्यूब नाम की जो ये वाली है download.png ये पिक्चर मुझे इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसी के अंदर नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कहाँ है। देखिए यहाँ ओपन का, देखिए ये कैंसिल और ये ओपन इसी के अंदर है ये।
ठीक है, अगर आपको क्लियर वैसे समझ नहीं आए तो मैं थोड़ा सा साइज को छोटा करके वैसे दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला और इसके अंदर ये ओपन है, तो आपको इस ओपन पे क्लिक करना है। इस ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो जो पहले आप ध्यान रखें कि ये जो फोटो है, जो इमेज है, वो आपने सिलेक्ट कर ली है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे ओपन पे करें। यहाँ एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस पे डबल क्लिक कर दें तो भी इमेज वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ। ओपन का तो मैंने बता ही रखा आपको। डबल क्लिक किया और इमेज जो है वो आपकी वो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि जब पिक्चर्स जो होती है उस पर आप क्लिक करते हैं या फिर इमेज इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने ये वाली एक, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसे क्या कहते हैं, इमेज टूल बार। ये इमेज टूल बार है, ये आपको इसमें खुल जाती है। तो अभी हमने इमेज को इंसर्ट करना सीख लिया है। अब आगे देखते हैं उसमें क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इमेज इंसर्ट हमने कर ली है। इमेज इंसर्ट करने के बाद हम देखते हैं एक दस्तावेज में एक छवि सम्मिलित करना, ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। ये हमने अभी जो सीखा था ना, वो तरीका था हमारे इमेज डायलॉग बॉक्स का यूज करके। अब हम सीखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प का उपयोग करना। जो ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प होता है उसमें दस्तावेज में छवियों को सम्मिलित करने का एक अन्य विकल्प ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प का उपयोग करना है। मानक प्रक्रिया केवल छवि को उसके स्रोत से खींचे और दस्तावेज की वांछित स्थिति में छोड़ दें। छवि सम्मिलित करें। संवाद बॉक्स का उपयोग करके एक छवि सम्मिलित करने की एक सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप विधि क्या होती है और कैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का यूज करके इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने राइटर आपका खुला हुआ है और यहाँ पर मुझे कोई दूसरी पिक्चर्स जो है वो इंसर्ट करनी है ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हुए। अभी जो ये पहली पिक्चर मैंने इंसर्ट की थी वो करी थी ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं फाइल खोलता हूँ जहाँ पर मेरी जो पिक्चर्स पड़ी हैं। फाइल मैनेजर खोल लेना आपको। तो ये मेरा फाइल मैनेजर मैंने खोल लिया है और अब इस फाइल मैनेजर से मुझे जैसे कि YouTube ये वाली, ये दिख रही है ना आपको, ये वाली पिक्चर मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जानी है। तो मैं क्या करूँ, इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद राइट, एक तो देखो माउस के अंदर दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक राइट। तो राइट वाला नहीं दबाना, ये ध्यान रखना। लेफ्ट वाले को दबाए रखो, जो क्लिक होता है ना जिसको आप क्लिक कहते हैं, वो क्लिक को दबाए रखो और दबा के आप यहां से इधर साइड में मूव करो। मूव करते देखो ऐसे आएगा, ऐसे आते आते जाके और आप यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में जहां लेके जाना है, जैसे मान लो मुझे ये YouTube यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर अब आपका जो ड्रैग है वो उसको ड्रॉप करना कहते हैं। अब ये वाली जो प्रक्रिया अभी तक करी है ना, ये इसको ड्रैग कहेंगे। ये ड्रैग किया है, अब आप ड्रॉप करो। ड्रॉप करने का मतलब ये है कि ये आपका जो क्लिक है उसको छोड़ दो। तो छोड़ते ही ये पिक्चर आपके यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब इसको तो मैं यहाँ से कर देता हूँ साइड में, ये तो साइड में भेज दिया मैंने। और अब ये वापस इधर लाके दिखाता हूँ आपको कहाँ इमेज इंसर्ट हुई है। देखिए ये YouTube वाली इमेज इंसर्ट होगी। तो YouTube इमेज इंसर्ट मैंने कर ली है। अब आगे हम देखते हैं, ये ड्रैग एंड ड्रॉप विधि होगी। और एक थोड़ा सा रिसाइजिंग आपको बता दें, हालांकि आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में रिसाइजिंग है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर ना ये 8 हैंडल्स होते हैं। ये 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 5, 3, 8 ये हो गए। तो यहाँ से ये पकड़ के आप इसको और थोड़ा सा रिसाइज कर सकते हैं। देखिए साइज को आप छोटा कर लेंगे। अब ये साइज है ना छोटा हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये YouTube का मैंने इसलिए लिया ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, हाँ ठीक है। तो YouTube वाला अपने इसमें इंसर्ट कर लिया है। अब वापस आपको ले चलता हूँ स्लाइड पे, जहां पर देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ अब हम सीख रहे हैं इमेज जो होती है उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है। अब मॉडिफाई का मतलब यही है कि अभी जैसे आपने इमेज को इंसर्ट किया था ना, तो वहां पर आपने देखा कि कितनी बड़ी इमेज आ गई थी, उसको एक रिसाइज करना होता है। कई बार क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती है जो आपके काम में नहीं आती है, इमेज में सिर्फ छोटा सा पार्ट आपको चाहिए तो उसे काम में लेना है। तो ये सारा जो इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द इमेज। तो कभी कभी हमें दस्तावेज में डाली गई छवि को दस्तावेज की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। इमेज टूलबार का उपयोग इमेज का आकार बदलने, क्रॉप करने, हटाने और घुमाने के लिए किया जाता है। तो अगर मान लो जैसे इसको क्रॉप करना है
या फिर आकार बदलना, रिसाइज करना है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इमेज टूल बार का उपयोग करना, अब हम सीखेंगे इमेज टूल बार जो होती है उसके काम में कैसे ली जाती है। तो इमेज टूल बार जो है ना, वो कौन सी होती है इमेज टूल बार, जो आप इमेज को इंसर्ट करते हैं। इमेज इंसर्ट जब आप कर लेते हैं ना, तो इमेज के साथ ही एक टूल बार और दिखाई देती है आपको, और उस टूल बार को हम इमेज टूल बार कहते हैं। इमेज टूल बार का उपयोग करना, सभी टूल बार स्वचालित रूप से प्रकट होता है। जब दस्तावेज में कोई छवि डाली जाती है या चयनित होती है, यदि आप इसे हमेशा स्क्रीन पर रखना चाहते हैं तो मेन्यू बार से व्यू टूल बार्स इमेज पर क्लिक करें। यानी मेन्यू बार के अंदर व्यू का ऑप्शन मिलता है, व्यू मेन्यू होती है, व्यू मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो टूल बार आएगा, टूल बार से आपको इमेज पर क्लिक कर लेना है। जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इमेज टूल बार दिखाई देगी, ठीक है। तो ये अपने देखा है, और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं इमेज टूल बार के अंदर, जैसे इमेज फिल्टर करना है, इमेज मोड है, क्रॉप, ये सारा, तो ये हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इमेज टूल बार आपको इंसर्ट करना समझ में आ गया यहाँ तक, और प्रैक्टिकली और दिखा देता हूँ कि इमेज टूल बार जो है वो कैसे इंसर्ट की जाती है। तो मैं रहना होगा, राइटर पे मैं आ गया। ये देखिए पहले अपने यूट्यूब किया था, अब इमेज टूल बार कैसे आएगी। इमेज टूल बार आप अगर इस इमेज पे क्लिक करेंगे ना तो भी आपको इमेज टूल बार दिखाई देगी। देखिए, ये देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पे एक टूल बार आ गई, और ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी एक तरीके से, मतलब अब यहां से आप जो भी इसको चेंज करना चाहें कोई चीज तो वो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहां से पिक्चर्स को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये पिक्चर यहाँ आ गई है और ये इमेज टूल बार में आ गई। तो अब इस इमेज टूल बार के अंदर ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, थोड़ा सा जूम और कर देना चाहिए शायद, मुझे लगता है दिख रहा होगा ना, इमेज टूल बार, हाँ ठीक है दिख रहा होगा। तो यहां से ये जो आपका इमेज टूल बार इंसर्ट हो गया है, और यहां पर देखिए सबसे पहला जो है ये है इमेज, ये इमेज दिखे हुए ये फिल्टर का ऑप्शन है। तो पहली टूल आपको फिल्टर मिलती है। फिल्टर के अंदर ये कुछ फिल्टर्स हैं, इसके अंदर ये इन्वर्ट का है, स्मूथ का है, शार्पन का है, रिमूव नॉइज का है, पोस्टराइज है, सोलराइजेशन है, ये सारे अपने इतने, ये क्या है 11 जो हैं वो फिल्टर्स हैं, और 11 फिल्टर होते हैं। अब इन्वर्ट करना, अब देखो ये एक फिल्टर लगाया मैंने, इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिल्टर का आप यूज कर सकते हैं। और कई बार क्या है, आपसे गलती से कोई फिल्टर लग जाए और तो उसको हटाने के लिए आप क्या अंडू करते हैं, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करते हैं, वापस वही जो पहले था वैसा वैसा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अंडू कर देना, ठीक है। तो ये फिल्टर पर देख लिया। फिल्टर के बाद आगे वाली टूल जो होती है वो होती है इमेज मोड। इमेज मोड क्या काम आता है, इमेज मोड से आप आपकी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट या फिर वाटरमार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं इसके अंदर क्या ऑप्शन है। देखो डिफॉल्ट तो वही रहेगा जो इमेज आपकी ऑलरेडी पड़ी है, वैसा का वैसा रहेगा। और अगर आप इसके अंदर जैसे यहाँ पर है ग्रे स्केल, अगर ग्रे स्केल पे क्लिक करते हैं तो इसके ये देखो कुछ कलर वगैरह चेंज हुआ है, थोड़ा ग्रे स्केल हो गया, कलर्ड से ग्रे स्केल हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं आप, ये ब्लैक और व्हाइट, सिर्फ ग्रे स्केल के अंदर ग्रे वाला कलर रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ब्लैक और व्हाइट दो ही कलर रहेंगे। और वाटरमार्क भी आप बना सकते हैं इसको, ये देखिए अब ये वाटरमार्क की तरह हो गया, ये पिक्चर जो है आपकी वाटरमार्क होगी। अब अगर आप इसको बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो आप आराम से लगा सकते हैं। इसके ऊपर टेक्स्ट आप लिखेंगे तो क्योंकि इसके ट्रांसपेरेंट इतनी हो गई है, इसका कलर वो नहीं है। अब कई यहां से एक बार मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूं, ये मैंने डिफॉल्ट किया। अब इस इमेज के अंदर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये इमेज टूल बार आ गई, और इस इमेज टूल बार से यहां पर देखिए क्रॉप इमेज का ऑप्शन मिलता है, फ्लिप का मिलता है, ये सारे हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। क्रॉप इमेज क्या करती है, इमेज को क्रॉप करने के लिए, जैसे मुझे ट्यूब चाहिए, सिर्फ व्यू नहीं चाहिए, तो मैं यहां से क्रॉप पे करूंगा, ये हैंडल्स आ गए, 8 हैंडल, और ये जहां से इसको कंप्रेस करेंगे ना, इधर से दबाएंगे तो वो चीज हटती जाएगी, और ये बच गई। देखिए अब ये ट्यूब बच गया, क्रॉप कर लिया मैंने। तो नॉन डिजायरेबल जो पार्ट्स होता है इमेज का, उसको हटाने के लिए क्रॉप इमेज का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देख लिया, वापस मुझे वैसे ही करना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, वापस वैसा वैसा आ जाएगा। उसके बाद
फ्लिप का ऑप्शन होता है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो प्रकार के फ्लिप ऑप्शन आपको मिलते हैं। मुझे वर्टिकली फ्लिप करना है। देखिए अब देख रहे हैं, खुद देखेंगे तो पता लगेगा ना कि वर्टिकली कैसा हो रहा है। देखिए ये देखिए, ये जो पोजीशन होती है ना, कोई भी चीज की पोजीशन होती है, ये वर्टिकली फ्लिप कहलाती है। ठीक है, अब देख लो, आप इसको समझ लो कैसे हुआ। और वापस करता हूं मैं तो ये वापस हो गया वैसा, इसी पे क्लिक किया मैंने। अब आगे वाला हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा। अब देखना इससे क्या होगा, ये वाली चीज है ना वो इधर चली जाएगी, इधर वाली इधर आ जाएगी। देखते हैं एक बार, हॉरिजॉन्टली फ्लिप, हॉरिजॉन्टली फ्लिप, देखो इधर वाली इधर होगी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया है। वापस करने के लिए उसी पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब आगे वाली जो टूल होती है, ये दो टूल होगी। अब आगे वाली टूल है रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट। अगर डॉक्यूमेंट इसको पिक्चर्स को अगर 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ रोटेट करना चाहें आप, तो लेफ्ट रोटेट हो जाएगा। देखिए क्लिक करता हूं, हो गया। ठीक है, अब इसको और रोटेट करूंगा तो अब क्या होगा, पोजीशन जो इमेज की है इससे 90 डिग्री लेफ्ट होएगा। देखना 90 डिग्री लेफ्ट। वापस करूंगा तो ये आ गया, और फिर करूंगा तो वापस उसी पोजीशन में आ गया जहां से अपने स्टार्ट किया था। तो ये जो है ये आपका कब होता है, जब ये देखिए ये इमेज यहां मैंने लेके आया हूं, यहां पर आ गई इमेज। ये वाली जो पहली वाली इमेज है ये ऊपर पड़ी है। ठीक है, तो हाँ, अब देखिए जो इमेज है इसको आपने 90 डिग्री पर रोटेट किया लेफ्ट की तरफ। अब इमेज को अगर 90 डिग्री लेफ्ट किया तो 360 डिग्री पर आप वापस कर दिया ना, तो वापस उसी पोजीशन में इमेज आ गई अपनी। ठीक है, आगे वाला क्या चीजें देखते हैं। आगे वाली टूल जो है वो है रोटेट 90 डिग्री राइट। अब इमेज को 90 डिग्री अगर राइट करनी हो, पहले आप लेफ्ट कर रहे थे, लेफ्ट अगर मान लो नहीं करनी है आपको, राइट करनी हो तो राइट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। देखिए राइट किया तो ये राइट हो गई, वापस लेफ्ट कर दूंगा तो वापस उधर उसी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, ये देख लिया। अब मान लो 90 डिग्री नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा घुमाना है पिक्चर्स को। बस यहां से देखिए ये पिक्चर है ना, यहां से थोड़ी सी इस साइड में ऐसे घूम जाएगी। तो फिर कैसे करें, तो उसका ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, ये इसी टूल के अंदर है। ये देखिए ये रोटेट है। अब इस रोटेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो गया, और ये देखिए इसकी हैंडल्स है ना बदल गए हैं। और अब यहां पर इस पे लेके आओगे ना, तो अब आप देखना यहां कर्सर को लेके आया और मैंने क्लिक को दबाए रखा है और इधर घुमा रहा हूं मैं, तो ये इमेज जो है इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ठीक है, और साइड में मैंने क्लिक किया तो जो इमेज टूल बार आ रही थी वो हट गई है। अब उसके बाद जो है ये कुछ कलर्स का होता है, ट्रांसपेरेंसी कितना, इसको ट्रांसपेरेंट कितना करना है, कितनी परसेंटेज ट्रांसपेरेंट करना है इसको। तो जैसे मान लो आप है ना इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो 50% के आसपास में ट्रांसपेरेंट, तो वैल्यू आप यहां से कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं, या फिर यहां से प्लस और माइनस का ऑप्शन है, यहां से एक पॉइंट कम एक पॉइंट ज्यादा आता जाएगा। तो मैं यहां से डायरेक्ट 50% ट्रांसपेरेंसी दे देता हूं। अब देखिए इमेज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है, 50% ट्रांसपेरेंट हो गई। अगर मान लो इसको मैं 0% ट्रांसपेरेंट करूं तो क्या होगा, देखिए 0% ट्रांसपेरेंट से कुछ नहीं हुआ, यानी वही वैल्यू रहेगी, और 100% ट्रांसपेरेंट से गायब। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो अब जो 100% पे गायब हो रही है, 0% पे ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है, तो इसका मतलब 50% में बीच का होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसकी पोजीशन जो है 10% करके देखता हूं एक बार। 10% देखिए, 10% में इतना ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं दिया होगा, थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ा। ठीक है, चलिए हो गया अपने, वापस मैं 0% कर देता हूं। अब हम ये आगे वाली टूल जो है कलर टूल है, कलर टूल का यूज करके देखते हैं। इस कलर टूल के अंदर क्या होता है, जब आप कलर टूल पे क्लिक करते हैं ना, तो कलर का एक अलग से डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जो कैसे होता है दिखाता हूं आपको। इधर लेके आता हूं मैं, ये इधर रख लेता हूं। जब आप इस कलर टूल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होएगा। अब यहां पर आरजीबी कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब यहां पे आरजीबी में कितनी वैल्यूज आप कम ज्यादा करें, आरजीबी क्या है, आरजीबी से आप पूरी इमेज के कितना भी कलर बना सकते हैं। इनकी परसेंटेज कम ज्यादा करके है ना, कोई भी कलर बन जाएगा, सारे कलर के अंदर आरजीबी होता है। तो इनकी वैल्यू कम ज्यादा करते हैं ना, तो कोई भी कलर आप बना सकते हैं। तो यहां से कितना भी कलर आप दे सकते हैं। अब जैसे इस इमेज के अंदर मुझे थोड़ा सा आर को बढ़ाता हूं मैं, रेड कलर उसको बढ़ा रहा हूं, तो देखना क्या होता है।
बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे जितना बढ़ाता जाऊंगा आप देखते जाना कितना हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, रेड जो है वो उसको मैंने 90% किया, अभी 90% में ऐसा हो गया। और अगर मैं ग्रीन को भी 90% करूं तो क्या हो जाएगा देखना। देखिए, तो ऐसे आप कोई भी कलर बना सकते हैं। इसे देखो, ये कलर आप बन गया ना, ऐसे कोई भी आप कलर बना सकते हैं। इनकी वैल्यूज आप कम ज्यादा कर दें तो ये कलर टूल होगी आपकी, यहां से कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, आगे वाली ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है, और उसके बाद ये गामा टूल है। तो इनका यूज भी आप कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस, गामा और कॉन्ट्रास्ट के लिए आप करके देख लेना। देखिए ये ब्राइटनेस हो रही है इसके अंदर, एक बार इसको मुझे 0 करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कलर मैं 0 करा ना, तो अब आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ब्राइटनेस कम करता हूं तो ये ऐसे हो जाता है, और ये ब्राइट, यानी ब्राइटनेस इसकी बढ़ रही है, धुंधलापन जैसे माइनस करता हूँ धुंधलापन ज्यादा हो जाता है, और ये थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी मतलब ब्राइट हो रहा है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट अगर इसको बढ़ाता हूँ तो ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, इसका ये कम हो रहा है, ऐसे गामा बढ़ेगा। गामा की पॉइंट वैल्यूज होती हैं, तो गामा ये देखिए गामा पूरा बढ़ रहा है, और ये गामा जो है वो कम हो रहा है। तो आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इमेज को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर रोटेट करना, ये सारा फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। सारे फिल्टर के अंदर भी कुछ फिल्टर आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा इन्वर्ट वाला किया था, बाकी आप करके देख लेना। ये फिल्टर है, वैसे बिल्कुल वैसे काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि अगर मैं सारा बताऊंगा ना तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप करके देखेंगे। बाकी आप यहाँ तक अगर पहुंच गए ना तो आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए वापस अपने स्लाइड पे चल लेते हैं। तो ये इमेज टूलबार का उपयोग अपने करना सीख लिया। छवि टूलबार के अंदर जो इमेज फिल्टर और 90 रोटेट, ट्रांसपेरेंसी, कलर वगैरह, ये सारे टूल्स का जो विवरण था अपने कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं छवि का आकार बदलना। अब अगर आप इमेज जो होती है, जो आपने इमेज इंसर्ट करी है, और उसका अगर आप साइज बदलना चाहते हैं, साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। कभी कभी आप किसी दस्तावेज में वांछित स्थान पर किसी छवि को फिट करने के लिए छवि का आकार बदलना चाह सकते हैं। आकार बदलना छवि के आकार को कम करने या बड़ा करने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। छवि का आकार बदलने का त्वरित और आसान तरीका छवि के आकार के हैंडल को खींचना है। ठीक है, छवि का आकार बदलने के लिए निम्न चरणों का उपयोग करें। अब अगर छवि का मतलब क्या है, इमेज, तो आप इमेज बोलेंगे। छवि इतना ज्यादा यूज नहीं होता इमेज, ये क्या है, थोड़ा हिंदी का है, मैंने चलो हिंदी में बनाते हैं वीडियो, तो उसमें ये छवि वगैरह बनना पड़ रहा है। तो अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप का अगर यूज करते हैं तो आप आपकी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1, पिछली गतिविधि में डाली गई छवि पर क्लिक करें। जो अपन अभी पिक्चर्स इंसर्ट कर रखी है ना डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें राइटर में, तो उस पर आप क्लिक करें। ध्यान देंगे छवि के चारों ओर 8 आकार के हैंडल है। मैंने पहले बताया था, अभी मैंने कहा थोड़ा रिसाइजिंग वगैरह आगे आएगा, तो मैं थोड़ा अभी बताता हूँ वही चीज है। तो वहां पे 8 हैंडल आपने देखे थे वो वैसे। पॉइंटर को साइजिंग हैंडल में से किसी एक पर रखें। अब जो साइजिंग हैंडल्स दिए हुए हैं उनमें से किसी एक पॉइंटर पर आप रखें। सूचक यानी पॉइंटर आकार बदल सकता है और आकार बदलने की दिशा का संकेत देता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो उसका एक आकार बदलने की दिशा दिखाता है, वो थोड़ा ऐसे साइज उसका आकार बदल जाता है, मतलब पॉइंटर का, तो वो दिखेगा आपको। छवि का आकार बदलने के लिए क्लिक करें और खींचें। अब जहां पे आकार जिस साइड में कम ज्यादा करना चाह रहे हैं ना, उसको आप खींचें। नए आकार से संतुष्ट होने पर माउस बटन को छोड़ दें और देखें कि छवि का आकार कम हो गया है, कम हो गया है, या फिर अगर ज्यादा करना चाहते हो वो ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार वहां ले चलता हूं आपको। यहाँ पर जो पिक्चर अभी यहाँ इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये सारी चीजें होगी। अब ये इमेज वाला जो कलर वाला पहले किया था उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्टर्बियर हो जाएगा, और ये इमेज टूल द्वारा रखी है। अब मुझे यहाँ पर क्या इसका रिसाइज करना है इस पिक्चर को, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये 8 हैंडल्स हो गए, और 8 हैंडल्स जो हैं इसमें से अगर आप साइज करें तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो। ठीक है, ये देखिए, ये इसने कर्सर ने अपना चेंज कर लिया है साइज, और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ साइज कम करना है मुझे, तो मैं नीचे की तरफ ऐसे लेके जाऊंगा, और जहां मुझे रखना है, जैसे मुझे सिर्फ इतना साइज रखना है इसका, तो अब मैं क्या करूंगा, क्लिक को छोड़ दूंगा तो इतना साइज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बढ़ाना है साइज, तो यहाँ से आप साइज को ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे ना तो ये साइज बढ़ जाएगा, और साइज ना बढ़ गया। ठीक है, तो साइज कम ज्यादा ऐसे किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखिए ये यहाँ से आप करते हैं ना ऐसे,
इसके कभी भी साइज को बढ़ाना हो ना तो कॉर्नर वाले जो हैंडल्स हैं उन्हीं का यूज करें। अगर आप इन कॉर्नर साइड वाले जो हैंडल्स इनका यूज करेंगे तो आपकी आकृति बिगड़ सकती है इसके, क्योंकि इसका जो अनुपात है वो बिगड़ जाता है। देखिए यहाँ से देखा आपने, ये देखिए, ये देखो पिक्चर्स जो है ना उसकी क्वालिटी खो देती है। तो आप कोशिश ये करें, अगर आप साइज बढ़ाना चाहिए यहाँ से क्या है, जो विड्थ और हाइट होनी है वो बिल्कुल उसी अनुपात में रहती है जो आपकी पिक्चर में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप वो वाला यूज करें, ये वाला। अगर वो जरूरी है कि आपको यही करना है, अगर इसको पिक्चर को नीचे के ऐसे सिंक करना है तो आप वो तो फिर अलग बात है, लेकिन वैसे मैं आपको ये जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऐसे करना होता है। तो ये सारे 8 हैंडल्स आप किसी तरफ खींचेंगे ना उस साइड बढ़ती जाएगी। जैसे इधर बढ़ गई है, ऊपर की तरफ बढ़ गई है, साइड से कम करनी है, यहाँ से कम हो रही है, इधर बढ़ानी है तो ये बढ़ानी है। तो ये होता है रिसाइजिंग ऑफ द पिक्चर। तो ये रिसाइजिंग ऑफ पिक्चर अपने देख लिया है। अब वापस अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्या है थोड़ा देख लेते हैं, उसके अंदर स्लाइड्स पे चलते हैं। तो सभी का आकार बदलना सीखा है अपन ने। अब हम सीखते हैं सभी को हटाना। इमेज जो होती है उसको आपने इंसर्ट किया तो उसको डिलीट कैसे किया जाता है। तो जो इमेज होती है, जैसे हम टेक्स्ट को हटाते हैं ना वैसे ही टेक्स्ट से सभी को हटाना संभव है। सभी को हटाने के लिए सभी पर क्लिक करके सभी का चयन करें और हटाएं कुंजी यानी डिलीट की दबा दें। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप टेक्स्ट डिलीट करते हैं ना, टाइप किया टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो वैसे ही अगर आप पिक्चर को सेलेक्ट करो, डिलीट की दबा दो, बस डिलीट हो गया। देखिए ये जो पिक्चर है इसको डिलीट करना है, तो पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट डिलीट करना सिखा देता हूँ आपको। टेक्स्ट कैसे, जैसे इंसर्ट इमेज ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेलेक्ट कर दिया है मैंने। इसको कहते हैं सेलेक्ट करना, अभी मैंने जो किया नहीं सिलेक्ट किया है और डिलीट दबा दें, डिलीट हो गया। वापस लेके आना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड, वापस आ गया है। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट जैसे डिलीट किया ना वैसे ही आपको इमेज को सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के लिए जैसे इसमें कितना था, ये इतना किया। और अगर आपको इमेज को करना है तो सिर्फ इमेज पे आप क्लिक करें, क्योंकि इमेज तो पूरी एक ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि इतनी सी इमेज सेलेक्ट हो गई, इतना नहीं करना, पूरी इमेज को डिलीट करना है। तो पूरी इमेज पे आप बस क्लिक करें, इमेज क्लिक हो गई है और उसका इमेज टूल बार भी आपके सामने आ गया। अब इमेज टूल बार यहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हो वो क्रॉप वगैरह वो कर सकते हैं, लेकिन अगर पिक्चर को डिलीट करना है आपको तो यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें और इमेज डिलीट हो जाएगी। राइट, क्या किया मैंने, डिलीट की दबाई कीबोर्ड से, तो पिक्चर जो है वो आपकी डिलीट हो गई है। ठीक है, आगे जो है सभी का उपयोग करना आपने सीख लिया है और डिलीट भी किया है। अब हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं थोड़ी। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं का रेखांकन। यदि आपको अपने दस्तावेज में फ्लो चार्ट या कॉल आउट बॉक्स बनाने की आवश्यकता है तो लिब्रे ऑफिस राइटर ऐसे काम के लिए ड्राइंग टूल्स की सुविधा प्रदान करता है। ड्राइंग टूल्स का सेट राइटर में उपलब्ध है। अब मान लीजिए अगर आपको ड्राइंग टूल का यूज करना है, आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो आपके इसमें ऑप्शन क्या मिलता है, ड्राइंग टूल का आपको सेट मिलता है। और ड्राइंग टूल को उपयोग करने के लिए आपको क्या है, ड्राइंग टूल बार चाहिए। और ड्राइंग टूल बार लाने के लिए आपको क्या करना है, मेन्यू बार से व्यू पे क्लिक करें। मेन्यू बार में क्या है, व्यू में क्या मिलेगा आपको, टूल बार्स पे किस पे क्लिक करना है, ड्राइंग पे। जब आप ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो ड्राइंग टूल बार आ जाएगी और उससे जो टूल्स आपको काम में लेनी है उन टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारी टूल जो है वो आपको काम में ले सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने पिक्चर्स टूल का यूज किया था। जो पिक्चर टूल का मतलब इमेज टूल बार, एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं इनमें, इमेज टूल बार पिक्चर टूल बार कहो। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं आपको ड्राइंग टूल बार कैसे लेके आते हैं। ये चलता हूं, ये देखिए आप यहाँ आ गए और यहाँ से आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है और व्यू से टूल बार से ड्राइंग दिख रहा है आपको कहीं पे, ये देखिए यहाँ पर ये ड्राइंग। तो ये दिख रहा है कि थोड़ा जूम करूं, मेरी आईडी से आपको समझ में आ गया है कहाँ पे क्या किया, क्लिक किया है। क्या किया मैंने दोबारा बताता हूँ, व्यू पे क्लिक किया है, उसके बाद टूल बार्स पे गया हूँ मैं और वहां से ये मुझे यहाँ पर मिला ड्राइंग ऑप्शन। तो इस ड्राइंग पे मैंने क्लिक किया। अब देखना आप क्या फर्क पड़ेगा इस ड्राइंग से। जब जैसे मैं ड्राइंग पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए ड्राइंग टूल बार आ गई है, ये टूल बार आ गई है। अब इस टूल बार को अगर आप यहाँ पे फिट करना चाहते हो ना तो यहाँ रख दो बस, ये ड्राइंग टूल बार यहाँ फिट हो गई है। और यहाँ से वापस लेकर आना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करो, वापस इधर नीचे आ जाएगी ये। तो इसको आप मूव कर सकते हो ड्राइंग टूल बार को। तो ये अपनी ड्राइंग टूल बार है, मैं इसको साइड में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए टूल बार जो है वो कौन, क्योंकि ड्राइंग टूल बार की बात चली, बाकी सारी ये भी टूल बार ही है।
तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ड्राइंग टूल बार कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पर एंड हुई, क्योंकि सारी एक जैसी दिखती हैं। तो ये इतनी जो है ये ड्राइंग टूल बार है। और ड्राइंग टूल बार के अंदर सबसे पहली टूल जो है वो सिलेक्ट टूल होती है। सिलेक्ट टूल का मतलब सिलेक्ट करना, जैसे पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टूल। अब यहाँ पे ये पिक्चर वाला आ गया है, ये तो काम ठीक करता है वैसे तो। अच्छा ठीक है, चलिए अगर देखिए अब यहाँ पे सिलेक्ट तो तब करेंगे ना जब हमारे पास पहले से कोई ड्राइंग बनी होगी। ड्राइंग तो अभी बनी हुई नहीं है, तो ड्राइंग बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, आप सारे काम वैसे ही करेंगे जैसे ये बनेगा। मैं थोड़ा सा आपको एक बार ये जैसे ये क्या है, कौन से टूल है, इलिप्स है, और ये क्या है, सर्कल टूल। तो थोड़ा मैं एक बार सर्कल टूल का बता देता हूँ। ठीक वैसे ही काम में आनी, सारी टूल्स जो है वैसे ही आएंगी। तो मैं थोड़ा सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल बनाने के लिए क्या करना है, सर्कल टूल को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करके यहां से देखिए और छोड़, क्या हुआ, सबसे पहले सर्कल सिलेक्ट किया। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा जो आपका माउस का जो कर्सर है ना वो एक अलग पोजीशन में आ गया, इसका अलग से स्टाइल बन गया है। और अब मैंने यहाँ से देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और उसको दबाए रखूंगा, जितना मुझे सर्कल बनाना है ना वहां तक। ये देखिए थोड़ा सा इधर आपको शायद दिखाई नहीं दिया, इधर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखो, इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब वो जो सिलेक्ट टूल है वो काम आ सकती है। ये देखिए सिलेक्ट टूल यहाँ पर काम आई। अब इसे पता है क्या कर सकते हैं आप, देखो ये वाला डिजाइन है ना उसको ऐसे भी बना सकते हो आप, इसी से बना है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इस पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। वो कहाँ मिलता है, ये देखिए यहाँ पर। यहाँ से मुझे अगर वाइट करना है तो वो जो डिज़ाइन पहले बना था वो उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा ये कलर बन गया ना डिज़ाइन। ऐसे आप बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं इसको। और अब चलिए आगे ये आएगा सारे ऑप्शन, ये अभी तक आपकी थ्योरी में आया नहीं है तो मैं बता दिया वैसे, ठीक है। आपकी थ्योरी में आएगा तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो ठीक है, तो अभी हमने जो ड्राइंग टूल बार कैसे दिखेगी उसके बारे में बात कर रहे थे और ड्राइंग टूल बार का प्रैक्टिकल अपने कर दिया है। तो अभी मैं आगे नेक्स्ट नहीं करूँगा, सिर्फ ड्राइंग टूल को बताऊँगा और आगे चलूँगा, ठीक है। तो स्क्रीन को मैं चेंज कर लेता हूँ। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आपने देख लिया कैसे। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको काम में कैसे लेना है, देखो दस्तावेज में डिजाइन बनाने के लिए कई डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ये वो सारे स्टेप्स हैं जो अपन ने किया है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आपको ना जैसे बुक्स को देख के इसका इतना देख के आपको लगता है पता नहीं क्या है इसमें, और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको लगता है ये अच्छा यही थे क्या वो 6 स्टेप्स। तो ये 6 स्टेप्स आपको बहुत ज्यादा लगते होंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको सही समझ में आता है, ठीक है। तो इससे घबराए नहीं, आप इसको देख के इतना वो मत करें। अब देखो 6 स्टेप कौन कौन से थे, क्या था, वो सारे फॉलो किए ना अपन ने। क्या, स्टेप 1, दस्तावेज में कर्सर रखें, जहां आप चित्र रखना चाहते हैं उस कर्सर रखें। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्राइंग टूल बार से टूल का चयन करें। ड्राइंग टूल बार कैसे लेके आनी है, पहले लेके आए थे अपन, कैसे लेके आनी है, ड्राइंग टूल बार लाने के लिए व्यू में जाना है, वहां से टूल बार ऑप्शन मिलेगा और वहां से ड्राइंग ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ड्राइंग टूल बार आपकी आ जाएगी। और वहां से फिर ड्राइंग टूल बार का चयन करना है और उसके बाद माउस पॉइंटर ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर में बदल जाता है। जब आप इस पे जैसे अपने सर्कल वाला किया था, तो जब सर्कल पे क्लिक किया ना तो ड्राइंग फंक्शंस में, यानी ड्राइंग फंक्शन बन गया था, वहां पर देखा हो तो मैंने आपको बताया था। और वहां से क्या है, पॉइंटर को दस्तावेज में उस स्थान पर ले जाएं जहां आप चाहते हैं कि छवि दिखाई दे, और फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लिक करें और खींचें। तो जहां पर आपको ड्राइंग बनानी है वहां उसको लेके जाएं और माउस से उसको वैसे ड्रैग करें, और जहां तक जितना आपको ड्राइंग बनानी है उतनी बना लो। फिर उसके बाद माउस को छोड़ दो, जब छोड़ेंगे तो उतना साइज का ड्राइंग आपका बन जाएगा। तो ड्राइंग समाप्त करने के लिए माउस को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद चयनित ड्राइंग फंक्शन सक्रिय रहता है ताकि आप उसी प्रकार की दूसरी वस्तु खींच सकें। अब जो आपने जो ये क्या कहते हैं सर्कल वाली टूल जो थी वो सिलेक्ट करी थी, तो वो सिलेक्टेड ही है अभी तक। जब तक आप उसको डिसेबल नहीं करेंगे वो सिलेक्टेड रहेगी, और उससे क्या है और सर्कल भी आप बना सकते हैं। अगर आपको अभी सर्कल नहीं, आपको इलिप्स बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसको बदल सकते हैं वहीं से ड्राइंग टूल से। और अगर आपको कैंसिल करना है, डिसेबल करना है, तो चयनित ड्राइंग फंक्शन को रद्द करने के लिए एस्केप की दबाएं।
ड्राइंग टूल बार पर चेन आइकन पर क्लिक करें। ये दो तरीके हैं, या तो आप एस्केप की दबा दें कीबोर्ड से, या फिर ड्राइंग टूल बार का उपयोग करते हुए भी आप वापस उसी सिलेक्ट जो आइकन था उसी को आइकन को दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो डिसेबल हो जाएगा। जो ड्राइंग बन रही थी वो बस वहां तक बनती रहेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये इसका प्रैक्टिकल करवा चुका हूं तो मैं प्रैक्टिकल इसका करवा नहीं रहा हूं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो इसी की बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा ये आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या था। ड्राइंग ऑब्जेक्ट के गुण, प्रॉपर्टीज। ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनको कैसे सेट किया जाता है, उनको कैसे बदला जाता है। तो जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट होता है उनका चयन करने पर दस्तावेज में ड्राइंग ऑब्जेक्ट गुण टूल बार प्रदर्शित होती है। जैसे आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वहां पर एक प्रॉपर्टीज और खुलती है, उसकी एक टूल बार और खुलती है। तो आपने हो सकता है उसका ध्यान नहीं दिया हो, मैं आपको दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट को आरेखित करने से पहले, यानी ऑब्जेक्ट डिजाइन करने से पहले, उसको ड्रॉ करने से पहले प्रॉपर्टी सेट करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आप उसको ड्राइंग को करते हैं तो उस प्रॉपर्टीज से आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। और उस वैल्यू से क्या होगा, अगर मान लो उसका कलर चेंज करना है, उसका ये सारा आप कर सकते हैं। वो आगे बाकी मैं दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली समझ में आ ही जाएगा। तो इसके लिए कुछ 5 स्टेप्स हैं, कुल 5 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप क्या है, ड्राइंग टूल बार से उस ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार से संशोधित की जाने वाली प्रॉपर्टी के आइकन पर क्लिक करना है, जो आइकन है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पैरामीटर का मान बदलना है, जितना पैरामीटर आपको रखना है वो वैल्यू आप रख लें। उसके बाद सभी वांछित गुणों को बदलने के लिए चरण 2 और 3 का दोहराना है और पिछले भाग में दिए गए चरणों का पालन करके वांछित आकृति बनाएं। ठीक है, तो वैसी आकृति आप बना ले जैसे पहले बनाई थी आपने, उन्हीं की वैसी है ये। तो इसका मुझे प्रैक्टिकल करवा लेना चाहिए, मैं करवा भी लेता हूँ। तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन पे हम आ गए हैं और यहाँ से क्या करना है अपने को, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी देखिए ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट था, तो थोड़ा सा शुरू से ही मैं बता देता हूँ। इसको मैं साइड में ले गया हूँ और यहाँ से ये देखिए ड्राइंग टूल बार खुली हुई है। यहाँ से मुझे जैसे ये यहाँ पे कुछ ऐसी आकृति बनी हुई ना, इसको आप सर्कल में बदलना चाहते हैं तो सर्कल टूल सेलेक्ट करें। जैसे ही सर्कल टूल सेलेक्ट किया आपने तो इसकी टूल की जो प्रॉपर्टी टूल बार है वो यहाँ पर आई है, देखिए ये। अब यहाँ से इसका कलर वगैरह है, इसका ये देखिए क्या है, ये लाइन विड्थ, ये क्या है, लाइन की स्टाइल, एरो की स्टाइल, बैकग्राउंड। तो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है। आप इसको इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अभी मैं बिना कुछ करे इसके अंदर ऐसे ही ड्राइंग को बनाता हूँ, जैसे ये स्टाइल बनाया और इसके अंदर ये बनाता हूँ। अभी देखो कुछ ऐसा है ना, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कलर वाइट चाहिए था, तो वो कलर वाइट पहले ही कर सकते थे आप। उसके लिए क्या करना था, जो कलर है वो सिलेक्ट करना था। तो मैं वापस उसको एक बार इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल जेड प्रेस करना है। कंट्रोल जेड से अंडू होगा। अगर 2 स्टेप्स वापस जाना है तो एक बार दोबारा से अंडू करना है, उसके लिए भी दोबारा कंट्रोल जेड प्रेस करना है आपको। ठीक है, अब यहां से मैं आपको दिखाता हूं ड्राइंग करके। अब जैसे मान लो मुझे ये सर्कल ही बनाना है। सर्कल जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो सर्कल से जो रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज यहाँ खुल गई। अब यहाँ मुझे कलर जो है वो व्हाइट करना था, तो पहले ही व्हाइट आप कर लें सिलेक्ट, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब की बार जो बनना चाहिए वो क्या है, व्हाइट में बनना चाहिए। देखिए ये थी वो, तो ये है वो प्रॉपर्टी जो पहले सेट करनी होती है। ठीक है, यहीं से ये जो इसका लाइन विड्थ वगैरह है ये भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो यहाँ से भी प्लस करेंगे, हो रहा है ना, माइनस करें। ठीक, इसका ये आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आप देखते हैं ना ये सारा, अब ये देखिए अगर ये चीज बनी है, इसको अगर अपन ओके ग्रीन तो क्या होगा, वाह क्या डिजाइन बना है। ठीक है, तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। इसके ड्राइंग टूल बार का यूज करते हुए आप बना सकते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज अगर सेट करनी हो तो वहां से ऊपर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ही आती है। अब देखो अब नहीं आ रही वहां पर, आप देखो यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टीज लेकर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आती तो उसकी डिस्कस वो वहां पे कर रहा था। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड्स के अंदर अगर आपको आकार बदलना है, वस्तुओं का आकार बदलना और समूह बनाना, वस्तु जो आपने बनाई है, वस्तु क्या, वस्तु वो जो आपने डिजाइन की है अभी ड्राइंग टूल बार से। तो अगर आप उनका आकार बदलना चाहते हैं, अगर उनको रिसाइज करना चाह रहे हैं या फिर उसको ग्रुप करना है, अब बात आती है ग्रुप की। ये ग्रुप क्यों करना पड़ता है? ग्रुप इसलिए करना पड़ता है कि जब आप 2 लेयर बनाते हैं और उसमें एक लेयर को अगर कम ज़्यादा करना चाहें, दूसरी लेयर का डिज़ाइन भी आपका बदल जाता है। ये वाली बात अभी समझ नहीं आएगी आपको, जब प्रैक्टिकल में करेंगे तब आपको वहाँ समझ में आएगी वास्तव में ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहाँ आपको और अच्छे से समझाऊंगा इसको। कभी कभी आप दस्तावेज में किसी विशेष स्थान पर इसे समायोजित करने के लिए ड्राइंग के आकार को बदलना चाह सकते हैं। ड्राइंग का आकार बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो जो ड्राइंग होती है उसका आकार आपको हो सकता है कहीं बदलना पड़े, और उसका अगर आपको आकार की बदलने की जरूरत पड़ती है तो आपके पास 4 स्टेप हैं। उन चारों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है? आकार बदलने के लिए वस्तु का चयन करें। जिस ऑब्जेक्ट्स का आपको साइज चेंज करना है उसको आप चयन कर लें। कोनों और किनारों पर सभी 8 हैंडल दिखाई देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो उसके ऊपर 8 हैंडल्स दिखाई देते हैं। स्टेप 2, किसी भी हैंडल पर क्लिक करें और उसे उसके नए स्थान पर खींचें। जहां आप नया जो साइज करना चाह रहे थे ना वो आप कर दें। आपकी क्रिया के आधार पर वस्तु को ऊपर या नीचे बढ़ाया जाएगा। अब जैसे आप ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगी वस्तु, और नीचे लेके जाएंगे तो नीचे। वस्तु का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा वस्तु का आकार बरकरार रहेगा या नहीं यह उस हैंडल पर निर्भर करेगा जिसे आप आकार बदलने के लिए चुनते हैं। तो वो आकार बदलेगा नहीं बदलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हैंडल सेलेक्ट किया है। तो ये प्रैक्टिकल में सही समझ में आएगा। स्टेप 3 है ड्राइंग के मूल आकार को आकार देने और बनाए रखने के लिए कोनिक हैंडल का उपयोग करें। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जब जो ड्राइंग होती है उसको अगर मूल आकार रखना चाहते हैं तो आप कोने वाला हैंडल यूज करें। अगर आप साइड वाला हैंडल यूज करेंगे ना तो उसका जो अनुपात है वो बदल जाएगा और वो गैर अनुपातिक रूप में बदल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग जो है वो खराब हो सकती है। तो अगर जब तक जरूरत ना पड़े आपके साइड वाले हैंडल का तब तक साइड वाले हैंडल का यूज ना करें, सिर्फ आप कोने वाला हैंडल यूज करें। अब ये वाली कहानी भी जो है वो प्रैक्टिकल में समझ में आएगी। चलिए थोड़ा देख लेते हैं प्रैक्टिकल में क्या सीन है इसका। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो आपने इंसर्ट किया है ये वाला, अब ये जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स मैंने पहले से ही कर रखा था और एक यहाँ पे लिखा होता है। अब मान लीजिए मुझे इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के साइज को बदलना है, तो रीसाइज करने के लिए यहाँ पर 8 हैंडल्स मुझे दिख गए। 8 हैंडल्स मेरे पास है। ये वाला जो हैंडल है ये वो कोने वाला हैंडल, जिसकी कोने वाली हैंडल की बात कर रहे थे, ये भी कोने वाला है, ये भी कोने वाला है और ये भी कोने वाला है। ये 4 जो हैंडल हैं ये कोने वाले हैंडल हैं और ये वाले जो हैंडल है वो साइड वाले हैंडल है। अगर आप इस हैंडल का यूज करेंगे साइड वाले का तो देखो क्या होता है। आपका सिस्टम बिगड़ गया पूरा का पूरा। आप तो ऐसा चाहते नहीं थे, हमें तो सिर्फ साइज कम ज्यादा करना था। तो इसलिए साइड वाले हैंडल का यूज ना करें जब तक जरूरत ना पड़े। मान लो हमें आकृति ऐसी बनानी है तब तो आप इसका यूज करेंगे तभी बनेगी ये। अब देखिए इसको वापस मैं वैसे कर देता हूँ। अब कोने वाला हैंडल क्या करेगा, देखो कोने वाला हैंडल आकृति बिल्कुल वैसी रखेगा, सिर्फ साइज कम ज्यादा करेगा। देखो देखा आपने, ये जो पीछे थोड़ा दिख रहा है ना वो इसकी वजह से आ रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से। ये डिजाइन ओरिजिनल डिजाइन इसका ऐसा है। थोड़ा और साइज कम करता हूँ, देखो ठीक है। तो इससे क्या है, आकृति वैसी की वैसी है, सिर्फ साइज बदला है और बड़ा सकता है। ये हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे नहीं किया तो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिसाइजिंग वगैरह ये हो गया था और ठीक है, ये समझ में आ गया रिसाइजिंग वाला, ठीक है। वापस चलते हैं एक बार। किनारे के हैंडल जो वाला यूज नहीं करना है ड्राइंग टूल रिसाइजिंग, तो वस्तुओं का आकार बदलना और समूह बनाना। अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग जो है वो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप कैसे बनाता है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को समूहीकृत करना यानी ग्रुप करना।
अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है मैंने आपको बताया था, मैंने कहा ये बताऊंगा आपको, तो ये अभी प्रैक्टिकल में समझ आएगा आपको। लिब्रे ऑफिस राइटर इन विभिन्न आकृतियों को समूहीकृत करने यानी ग्रुपिंग करने, उनके आकार और स्थिति को प्रभावित किए बिना एकल इकाई के रूप में व्यवहार करने की अनुमति देता है। एक बार समूह बंद हो जाने पर यानी एक बार ग्रुप बन जाता है, उस समूह से संबंधित सभी आकृतियां इसकी सदस्य बन जाती हैं, उसका एक मेंबर हो जाती हैं, और मेंबर होने की वजह से वो उसी की तरह व्यवहार करती है जैसे वो पूरा करती है। तो एक सदस्य पर लागू किया गया परिवर्तन सभी पर काम करता है, यानी अगर आपने एक पे काम किया है, एक को साइज बदला है, एक का रिसाइज किया है, तो उधर सबका रिसाइज होएगा। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वाला ही है, क्योंकि वो मेंबर है उसका, अभी आपने ग्रुप बनाया है। इसलिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को समूहीकृत करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना है। उसमें क्या है, आरेखण वस्तुओं को समूहीकृत करने के लिए आरेखण वस्तु जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, 4 स्टेप्स। कौन कौन से, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके वस्तु का चयन करें। सबसे पहला स्टेप आपको उस जो ऑब्जेक्ट जिसका आपको करना है उसको सिलेक्ट कर लें। दूसरा जो मेंबर उसको बनाना चाहते हैं उसके लिए पहले शिफ्ट की दबा दें, शिफ्ट कुंजी दबाए रखें और समूह में शामिल होने के लिए उस पर क्लिक करके अन्य सभी वस्तुओं का चयन कर लें। स्टेप 3 क्या करना है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट गुण टूल बार से समूह टूल चुनें। ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल जो आपको दिखाया था ना ऊपर साइड में था, वहां से मिलेगी और वहां पर ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। समूह जो ग्रुप टूल होती है वो उसको सिलेक्ट करना है। या फिर इसका दूसरा जो विकल्प है वो क्या है, मेन्यू के अंदर फॉर्मेट जो मेन्यू है वहां से ग्रुप ऑप्शन मिलेगा और ग्रुप के अंदर ग्रुप टूल मिलेगी। तो जो ग्रुप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो भी वो काम करेगा जैसे वो ग्रुप टूल करती है, पहले बार ग्रुप हो जाएगा। यह प्रक्रिया चयनित ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को समूह करेगी, यानी जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट कर रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप में हो जाएंगे, एक ग्रुप होगा और उससे क्या है वो एक फैमिली की तरह व्यवहार करेंगे। चलिए दिखा देते हैं आपको। ये वाली चीज आ गई आपके सामने, अब यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और मैं ये चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा यहां कहीं रहे, ठीक है। ऐसा डिजाइन आपने बनाया है कोई। इसके साथ साथ ये एक ऑब्जेक्ट और लेके आया हूं मैं, देखिए यहां पर इस ऑब्जेक्ट को और मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। कलर कहां से होएगा, ऊपर ये टूल बार देखिए यहाँ से कलर में इसको व्हाइट कर देता हूं और इसका ये कलर ये भी व्हाइट, ये लग गया। अब मुझे क्या है, ऐसी टूल बना ऐसा ही रखना है। अब अगर मान लो इस डिजाइन के अंदर, ये डिजाइन मैंने बना लिया और अब इस डिजाइन के अंदर मुझे कुछ चेंज करना, चेंज का मतलब ये साइज में अगर कम करना चाहता हूँ इससे, देखो समस्या क्या है, समस्या ये है इसको जब मैं अगर यहाँ से ऐसे करता हूँ तो इसका सिस्टम बिगड़ गया सारा। ये तो ये वाली चीज यहाँ आनी थी, थोड़ा साइज इसका भी छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो इसको वापस से फिर यहाँ से लेके जाओ, फिर इसको यहाँ से साइज कम करो, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, फिर भी नहीं होगा, वैसा नहीं होगा जैसे पहले किया है। तो उसको करने के लिए क्या करना है, देखिए इसका तरीका बताता हूँ, वापस वैसा ही पोजीशन में आ जाए। ऐसा बनाना है ना अपने को, उस पर बनाए। अब आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इन दोनों को ग्रुप करना है अपने को, तो इसको सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट की दबा दें, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा दें और दूसरी पोजीशन जो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। अब ये क्या हो गया, दोनों सिलेक्ट हो गए। अभी तक क्या ग्रुप नहीं हुआ है, ये दोनों सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्ट होने के बाद अब आपको इसको ग्रुप करना है। तो जो ग्रुप वाला सीन है वो कहाँ है, ग्रुप यहाँ पर है, देखिए ये ग्रुप टूल है, ये आपको दिखाई नहीं दी होगी, तो इसको दिखाई देने के लिए टिक्का मैं बताता हूँ वो क्या है। अब दिखाई देगी आपको यहाँ से ये वाली चीज, ये ग्रुप टूल है, यहाँ पे क्लिक करो, ग्रुप हो गई। अब क्या है, आप इसको पकड़ के इधर लेके आइए, वो भी साथ आ रहा है, साइज कम कीजिए, उसका साइज भी साथ ही कम हो गया, और साइज कम करना है। पिक्चर वाली चीज, ये पिक्चर टूल सेलेक्ट हो गई थी मेरे से, हाँ देखिए ये वाला साइज और कम करना है, इधर लेके आना। बनना डिजाइन मान लो ऐसा बनाना हो तो आपको कैसे, अब इसको थोड़ा सा और करेंगे, साइज थोड़ा बड़ा
और ये बना दिया एक नया लोगो हमने। ठीक है, तो ये था ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको वो ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ पे ना मिले इधर से, तो आप क्या कर सकते थे, इंसर्ट के अंदर ग्रुप और ग्रुप है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तो अपने को मिल गया, तो जरूरत नहीं है बस। ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं। अपने आगे क्या है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को समूहित करके यानी ग्रुप करना, ये हो गया। अब हम टेक्स्ट में पोजिशनिंग इमेज, यानी इमेज की पोजीशन सेट करना टेक्स्ट के अंदर, जो आपने टाइप कर रखा है टेक्स्ट के, उसके अंदर इमेज की कैसे पोजीशनिंग की जाती है, पोजीशन कैसे सेट की जाती है, वो सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, देख थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को बनाने, स्वरूपित करने, आकार बदलने और समूहबद्ध करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद क्या क्या काम किया, ऑब्जेक्ट बना लिया और इसका फॉर्मेटिंग कर ली, स्वरूपित करना फॉर्मेटिंग हो जाना, आकार बदलना रिसाइजिंग करना, समूह बंद यानी ग्रुपिंग कर लेना, ये सारा काम हो जाने के बाद इसे दस्तावेज में टेक्स्ट और अन्य सभी या चित्रों के साथ रखना होता है। अब ये जो आपने बनाया ना, इसको आपको टेक्स्ट के साथ रखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि इसको कहीं दूसरी जगह रखेंगे, ये तो आपकी बुक्स के लिए ही बनाया है आपने, तो बुक में ही रखेंगे और टेक्स्ट भी उसमें होंगे। तो उन टेक्स्ट के साथ उसको सेट कैसे करेंगे। सभी की स्थिति निर्धारण 4 सेटिंग्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 सेटिंग्स होती हैं इसकी, क्या क्या, अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट की रैपिंग। तो ये 4 जो होती हैं, इनसे आप आपकी इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं। अब ये 4, जैसे अरेंजमेंट आती है क्या चीज है, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग क्या है, ये वो देख लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखते हैं क्या है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है, अतिव्यापी वस्तुओं में व्यवस्था अन्य चित्रों या पाठ के संबंध में वर्तमान ड्राइंग स्थिति निर्धारित करती है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में अरेंजमेंट टूल होते हैं। अरेंजमेंट टूल कहाँ होते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में अरेंजमेंट टूल होती है, वहां से इसको अरेंज किया जा सकता है। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट किया जाता है अन्य चित्रों पार्ट के संबंध में। जो आपने सिलेक्ट करके ड्राइंग उसको निर्धारित करती है, उसकी जो पोजीशन होती है, एक्चुअल पोजीशन जहां पर उसको रखना है, वो होती है अरेंजमेंट करना। यानी उसको कहाँ रखना है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, अरेंज कहाँ करना है। ठीक है, घर के अंदर सामान होता है, आप लोग सामान जो है वो कौन सा सामान कहाँ रखना है, तो वो एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट करना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर जो पिक्चर है उसको कहाँ पर रखनी है आपकी, अरेंज कहाँ करनी है उसको कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ द पिक्चर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंकरिंग। एंकरिंग क्या होती है, एंकरिंग जो होती है, एंकरिंग छवि या ड्राइंग के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। एक क्या है, रेफरेंस पॉइंट, किसका रेफरेंस आप देना चाहते हैं। एंकरिंग एक छवि को एक पृष्ठ, अनुच्छेद, चरित्र या फ्रेम पर अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है। इससे क्या होता है, इमेज को कहाँ पोजीशन करना है, कहाँ करना है, पेज का रेफरेंस देना है, सेक्शन का देना है, फ्रेम का देना है। तो आप एंकरिंग का यूज करते हुए इसकी पोजीशन दे सकते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं आप। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या करता है, जो अलाइनमेंट होता है अपने एंकर के संबंध में छवि के लंबवत या क्षैतिज प्लेसमेंट की अनुमति देता है। अब जो आपने जिसको एंकरिंग किया है, एंकरिंग पेज का एंकरिंग किया है, तो अलाइनमेंट अब आप करेंगे अलाइन टू द सेंटर। अब सेंटर किसका होगा, क्योंकि एंकरिंग आपने पेज की करी है, तो पेज के सेंटर में आएगा। अगर आपने उसका पैराग्राफ का एंकरिंग कर रखा होता, या फिर आपने कोई सेक्शन का पैराग्राफ उसका सेक्शन का कर रखा होता एंकरिंग, तो अब क्या होता, वो सेक्शन के बीच में आता, पैराग्राफ के बीच में आता। पेज का कर रखा है तो पेज के बीच में आएगा। तो अलाइनमेंट डिपेंड करता है आपने एंकरिंग कहाँ की है। तो जो अलाइनमेंट होते हैं वो अलाइनमेंट टोटल 6 होते हैं। 3 हॉरिजॉन्टली होते हैं और 3 होते हैं वर्टिकली। अलाइनमेंट अपने एंकर के संबंध में प्लेसमेंट की अनुमति देता है। अलाइनमेंट उपकरण, अलाइनमेंट ये जो ड्राइंग गुण होते हैं, ड्राइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उपकरण पट्टी के अंदर एक छवि को 6 अलग अलग श्रेणियों में संगठित किया जा सकता है। जो छवि होती है उसकी इसकी श्रेणियां हैं वो कितनी है, 6, यानी 6 जगह पर आप 6 कौन कौन सी होगी, ऊपर से नीचे, फिर नीचे 3, इधर से लेफ्ट, सेंटर और राइट, टॉप,
मिडिल और बॉटम। तो टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो टोटल 6 अलाइनमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या है? टेक्स्ट रैपिंग जो होता है ये टेक्स्ट के संबंध में इमेज के प्लेसमेंट की अनुमति देता है। टेक्स्ट के संबंध में इमेज का प्लेसमेंट कैसे करना है। टेक्स्ट रैपिंग टूल ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार के अंतर्गत उपलब्ध होती है। टेक्स्ट रैपिंग टूल जो होती है वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार के अंदर आपको मिलती है। और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, पेज रैप लेफ्ट, रैप राइट और रैप थ्रो। तो रैप राइट और रैप थ्रो ऐसे करके टोटल मिलते हैं अपने को। यहाँ पर कितने ऑप्शन मिलते हैं? 6। यहाँ पर भी टेक्स्ट रैपिंग भी 6 विकल्प आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका हमें प्रैक्टिकल करते हैं अभी। और यहाँ पर ये इमेज है, एक मिनट इसको मैं ले देता हूँ साइड में। ड्राइंग टूल बार का मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये यहाँ से, और ये एक ग्रुप अपन किया जाता है, पूरा ग्रुप की तरह बिहेव कर ही रहा है। अब क्यों ना मैं इसको भी ग्रुप कर देता हूँ। ये किया और इसका पिक्चर, ये ग्रुप को मैं एक बार साइड ले लेता हूँ। ये वाली चीज इतनी बनाई थी अपन ने, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर साइड के अंदर, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर, तो पिक्चर की बात करें ना अपन, तो पिक्चर जो होती है उसको एक बार इसका साइज कर लेता हूँ चेंज। हाँ, तो साइज कर लेता हूँ चेंज। अब इसका अरेंजमेंट करना है, इसकी पोजीशनिंग करनी है, इसका एंकरिंग करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करें? सिंपल तरीका, राइट क्लिक के अंदर 4 ऑप्शन। ये कैसे दिखेंगे आपको? थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक। ठीक है, ऑप्शन एंकर, रैप, अलाइन और अरेंज। सबसे पहले मैं इसको पेज का अलाइन कर देता हूँ, एंकर। यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और एज कैरेक्टर। तो मैं इसको बताने के लिए आपको पेज का एंकर कर देता हूँ। पेज का एंकरिंग, पेज के एंकर हो गया इसको। ठीक है ना, इसका रेफरेंस दे दिया मैंने कि पेज। अब यहाँ पर इसको रैप करना है। रैप क्या करेंगे? जो अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट जो आ रहा है, देखो ये हम चाहते हैं पिक्चर तो आए लेकिन ऊपर रह जाए टेक्स्ट की साइड में। ऐसा तो भाई पिक्चर को कहाँ सेट करेंगे? अब देखो ये अभी इतनी जगह तो गायब होगी ना, ये बिना मतलब क्या मतलब इसका, कैसे सेट करें इसको? तो यहाँ से रैप कर सकते हैं, इसको करके देखो, रैप लेफ्ट। अब क्या हुआ? पिक्चर यहाँ होगी और लेफ्ट में रैप हो गया। दूसरा तरीका और दूसरा और कोई देखते हैं, रैप थ्रो करो। देखो रैप थ्रो क्या करता है? कहीं पर भी आप इसको ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत यह है कि जो टेक्स्ट जो इसके पीछे आ गए वो गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। तो इसके लिए रैप हमें, एक मिनट, रैप लेफ्ट राइट और बैकग्राउंड में कर दो। ये भी एक तरीका है। तो ये पिक्चर जो है वो भी रह गई और बैकग्राउंड में भी। इसका रैप अगर आप राइट करते तो राइट के अंदर पिक्चर राइट में है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो अगर आप पिक्चर को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है और थ्रो करना है, थ्रो पे क्या ऊपर नीचे रह सकती है। और इसके अलावा क्या था? देखो ये यहाँ पिक्चर रखी तो टेक्स्ट इधर भी है और टेक्स्ट इधर भी। तो ये भी एक तरीका अच्छा है पिक्चर्स को इंसर्ट करने का। उसके बाद अरेंज के लिए आपके पास ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग, ये अरेंज का ऑप्शन आपको मिलता है। टॉप में रखना है, कहाँ रखना है, ये अरेंज का ऑप्शन है। अलाइन हो गया, अलाइनमेंट वाला जो है वो लेफ्ट में। अब देखो एंकरिंग आपने किसकी की? पेज की। पेज के अब लेफ्ट में चला जाएगा, पेज के लेफ्ट में चला गया। इसका अलाइन जो है वो सेंटर करोगे तो पेज के सेंटर में आ जाएगा और राइट करोगे तो अलाइन में राइट हो जाएगा। तो पेज के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो ये आपने देखा। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कहीं पर कंफ्यूजन है कोई, तो आप कमेंट में मुझे पूछें।
कमेंट डाल दें, मैं आपको इसका आंसर जरूर करूंगा।